चंद्रकांता की कहानी में हमने अभी तक सुना कि कुमार कहाँ पहुँच गए हैं ये उन्हें खुद नहीं मालूम। बहुत परेशान हो जाने पर वो सो जाते हैं। अब आगे बयान 12। कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब होने से उनके लश्कर में खलबली मच गई। तेज सिंह और देवी सिंह ने घबराकर चारों तरफ खोज की, मगर कुछ पता न लगा। दिन भर बीत जाने पर ज्योतिषी जी ने तेज सिंह से कहा, रमल से जान पड़ता है कि कुमार को कई औरतें बेहोशी की दवा सूंघा बेहोश करके उठा ले गई हैं और नौगढ़ के इलाके में अपने मकान के अंदर कैद कर रखा है। इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता। ज्योतिषी जी की बातें सुनकर तेज सिंह बोले, नौगढ़ में तो अपना ही राज्य है, वहाँ कुमार के दुश्मनों का कहीं ठिकाना नहीं। महाराज सुरेंद्र सिंह की अमलदारी से उनकी रियाया बहुत खुश तथा उनके और उनके खानदान के लिए वक्त पर जान देने को तैयार रहती है। फिर कुमार को ले जाकर कैद करने वाला कौन हो सकता है? बहुत देर तक सोच विचार करते रहने के बाद तेज सिंह कुमार की खोज में जाने के लिए तैयार हुए। देवी सिंह और ज्योतिषी जी ने भी उनका साथ दिया और ये तीनों नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। जाते वक्त महाराज शिवदत्त के दीवान को चुनारगढ़ विदा करते गए, जो कुंवर वीरेंद्र सिंह की मुलाकात को महाराज शिवदत्त की तरफ से तोहफा और सौगात लेकर आए हुए थे, और तिलस्मी किताब फतेह सिंह सिपासलर के सुपुर्द कर दी, जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब हो जाने के बाद उनके पलंग पर पड़ी हुई पाई गई थी। ये तीनों अय्यार आधी रात गुजर जाने के बाद नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। 5 कोस तक बराबर चलते गए। सवेरा होने पर तीनों एक घने जंगल में रुके और अपनी सूरतें बदलकर फिर रवाना हुए। दिन भर चलकर भूखे प्यासे शाम को नौगढ़ की सरहद पर पहुंचे। इन लोगों ने आपस में यह राय ठहराई कि किसी से मुलाकात न करें, बल्कि जाहिर भी न होकर छिपे छिपे ही कुमार की खोज करें। तीनों अय्यारों ने अलग अलग होकर कुमार का पता लगाना शुरू किया। कहीं मकान में घुसकर, कहीं बाग में जाकर, कहीं आदमियों से बातें करके उन लोगों ने दरियाफ्त किया, मगर कहीं पता न लगा। दूसरे दिन तीनों इकट्ठे होकर सूरत बदले हुए राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए और एक कोने में खड़े होकर बातचीत सुनने लगे। उसी वक्त कई जासूस दरबार में पहुंचे, जिनकी सूरत से घबराहट और परेशानी साफ मालूम होती थी। तेज सिंह के बाप दीवान जीत सिंह ने उन जासूसों से पूछा, क्या बात है जो तुम लोग इस तरह घबराए हुए आए हो? एक जासूस ने कुछ आगे बढ़कर जवाब दिया, लश्कर से कुमार की खबर लाया हूँ। जीत सिंह, क्या हाल है, जल्दी कहो। जासूस, 2 रोज से उनका कहीं पता नहीं है। जीत सिंह, क्या कहीं चले गए? जासूस, जी नहीं, रात को खेमे में सोए हुए थे, उसी हालात में कुछ औरतें उन्हें उठाकर ले गईं। मालूम नहीं कहाँ कैद कर रखा है। जीत सिंह घबरा कर, यह कैसे मालूम हुआ कि उन्हें कई औरतें ले गई हैं? जासूस, उनके गायब हो जाने के बाद अय्यारों ने बहुत तलाश किया। जब कुछ पता न लगा तो ज्योतिषी जगन्नाथ जी ने रमल से पता लगाकर कहा कि कई औरतें उन्हें ले गई हैं और इस नौगढ़ के इलाके में ही कहीं कैद कर रखा है। जीत सिंह ताज्जुब से, इसी नौगढ़ के इलाके में? यहाँ तो हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है। जासूस, जो कुछ हो, ज्योतिषी जी ने तो ऐसा ही कहा है। जीत सिंह, फिर तेज सिंह कहाँ गया है? जासूस, कुमार की खोज में कहीं गए हैं। देवी सिंह और ज्योतिषी जी भी उनके साथ हैं, मगर उन लोगों के जाते ही हमारे लश्कर पर आफत आई। जीत सिंह चौंक कर, हमारे लश्कर पर क्या आफत आई? जासूस, मौका पाकर महाराज शिवदत्त ने हमला कर दिया। हमले का नाम सुनते ही तेज सिंह वगैरह अय्यार लोग जो सूरत बदले हुए एक कोने में खड़े थे, आगे की सब बातें बड़े गौर से सुनने लगे। जीत सिंह, पहले तो तुम लोग यह खबर लाए थे कि महाराज शिवदत्त ने कुमार की दोस्ती कबूल कर ली और उनका दीवान बहुत कुछ नजर लेकर आया था, अब क्या हुआ? जासूस, उस वक्त की वह खबर बहुत ठीक थी, पर आखिर में उसने धोखा दिया और बेईमानी पर कमर बांध ली। जीत सिंह,
उसके हमले का क्या नतीजा हुआ? जासूस। पहर भर तक तो फतेह सिंह सिपाहसलार खूब लड़े, आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए। उनके गिरफ्तार होते ही बेसिर की फौज तितर बितर हो गई। अभी तक सुरेंद्र सिंह चुपचाप बैठे इन बातों को सुन रहे थे। फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और लश्कर के भाग जाने का हाल सुनकर आंखें लाल हो गईं। दीवान जीत सिंह की तरफ देखकर बोले, हमारे यहाँ इस वक्त फौज तो है नहीं, थोड़े बहुत जो कुछ सिपाही बचे हैं उनको लेकर इसी वक्त कूच करूंगा। ऐसे नामर्द को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीत सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। सरकार के कूच की बात सुनकर भागी हुई फौज भी इकट्ठी हो जाएगी। ये बातें हो ही रही थी कि दो जासूस और दरबार में हाजिर हुए। पूछने से उन्होंने कहा, कुमार के गायब होने, अय्यारों के उनकी खोज में जाने, फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और फौज के भाग जाने की खबर सुनकर महाराज जयसिंह अपनी कुल फौज लेकर चुनारगढ़ पर चढ़ गए हैं। रास्ते में खबर लगी कि फतेह सिंह के गिरफ्तार होने के 2 ही पहर बाद रात को महाराजा शिवदत्त भी कहीं गायब हो गए और उनके पलंग पर एक पुर्जा पड़ा हुआ मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि इस बेईमान को पूरी सजा दी जाएगी, जन्म भर कैद से छुट्टी न मिलेगी। इसके बाद सुनने में आया कि फतेह सिंह भी छूटकर तिलिस्म के पास आ गए और कुमार की फौज फिर इकट्ठी हो रही है। इस खबर को सुनकर राजा सुरेंद्र सिंह ने दीवान जीत सिंह की तरफ देखा। जीत सिंह, जो कुछ भी हो, महाराज जयसिंह ने चढ़ाई कर ही दी। मुनासिब है कि हम भी पहुंचकर चुनारगढ़ का बखेड़ा ही तय कर दें। यह रोज रोज की खटपट अच्छी नहीं। राजा, तुम्हारा कहना ठीक ही है, ऐसा ही किया जाए। क्या कहें, हमने सोचा था कि लड़के के ही हाथ से चुनारगढ़ फतेह हो, जिससे उसका हौसला बढ़े, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। इन सब बातों और खबरों को सुनकर तीनों अय्यार वहां से रवाना हो गए और एकांत में जाकर आपस में सलाह करने लगे। तेज सिंह, अब क्या करना चाहिए? देवी सिंह, चाहे जो कुछ भी हो, पहले तो कुमार को ही खोजना चाहिए। तेज सिंह, मैं कहता हूँ कि तुम लश्कर की तरफ जाओ और हम दोनों कुमार की खोज करते हैं। ज्योतिषी, मेरी बात मानो तो पहले एक दफ़ा उस तहखाने में चलो जिसमें महाराज शिवदत्त को कैद किया था। तेज सिंह, उसका तो दरवाज़ा ही नहीं खुलता। ज्योतिषी, भला चलो तो सही, शायद किसी तरकीब से खुल जाए। तेज सिंह, इसकी कोशिश तो आप बेफायदे करते हैं, अगर दरवाज़ा खुला भी तो क्या काम निकलेगा। ज्योतिषी, अच्छा चलो तो। तेज सिंह, खैर चलो। तीनों अय्यार तहखाने की तरफ रवाना हुए। बयान 13। कुंवर वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे बेहोश होकर उस गद्दी पर लेट गए। जब आंखें खुली तो अपने को एक पत्थर की चट्टान पर लेटे हुए पाया। घबरा कर इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी, बीच में बहता चश्मा, किनारे किनारे जामुन के दरख्तों की बहार देखने से मालूम हो गया कि ये वही तहखाना है जिसमें अय्यार लोग कैद किए जाते थे। जिस जगह तेज सिंह ने महाराज शिवदत्त को मैं उसकी रानी के कैद किया था, या कुमार ने पहाड़ी के ऊपर चंद्रकांता और चपला को देखा था, मगर पास नहीं पहुंच सके थे। कुमार घबराकर पत्थर की चट्टान पर से उठ बैठे और उस खो को अच्छी तरह पहचानने के लिए चारों तरफ घूमने और हर एक चीज को देखने लगे। अब शक जाता रहा और बिल्कुल यकीन हो गया कि ये वही खो है, क्योंकि उसी तरह कैदी महाराज शिवदत्त को जामुन के पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर लेटे और पास ही उनकी रानी को बैठे और पैर दबाते देखा। इन दोनों का रुख दूसरी तरफ था। कुमार ने उनको देखा, मगर उनको कुमार का कुछ गुमान तक भी न हुआ। कुंवर वीरेंद्र सिंह दौड़े हुए उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर वाले दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला को छोड़कर तिलिस्म तोड़ने खो से बाहर गए थे। इस वक्त भी कुमारी को उसी दिन की तरह वही मैली और फटी साड़ी पहने, उसी तरह से चेहरे और बदन पर मैल चढ़ी और बालों की लट बांधे बैठे हुए देखा। चंद्रकांता को देखते ही फिर वही मोहब्बत की बला सिर पर सवार हो गई। कुमारी को पहले की तरह बेबसी की हालत में देख आंखों में आंसू भर आए, गला रूंध गया और कुछ शर्मा कर सामने से हट एक पेड़ की आड़ में खड़े हो मन में सोचने लगे, हाय, अब कौन मुँह लेकर कुमारी चंद्रकांता के सामने जाऊं और उससे क्या बातचीत करूं। पूछने पर क्या यह कह सकूंगा कि तुम्हें छुड़ाने के लिए तिलिस्म तोड़ने गए थे, लेकिन अभी तक वह नहीं टूटा। हाँ, मुझसे तो यह बात कभी नहीं कही जाएगी। क्या करूं, वन कन्या के फेर में तिलिस्म तोड़ने की भी सुध जाती रही और कई दिन का हर्ज भी हुआ।
जब कुमारी पूछेगी कि तुम यहाँ कैसे आए तो क्या जवाब दूंगा? शिवदत्त भी यहाँ दिखाई देता है। लश्कर में तो सुना था कि वह छूट गया, बल्कि उसका दीवान खुद नजर लेकर आया था। तब ये क्या मामला है? इन सब बातों को कुमार सोच ही रहे थे कि सामने से तेज सिंह आते दिखाई पड़े, जिनके कुछ दूर पीछे देवी सिंह और पंडित जगन्नाथ जोशी भी थे। कुमार उनकी तरफ बढ़े। तेज सिंह सामने से कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़े और उनके पास जाकर पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने उठाकर गले से लगा लिया, देवी सिंह से भी मिले और जोशी जी को दंडवत किया। अब ये चारों एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर बातचीत करने लगे। कुमार, देखो तेज सिंह, वह सामने कुमारी चंद्रकांता उसी दिन की तरह उदास और फटे कपड़े पहने बैठी है और बगल में उसकी सखी चपला बैठी अपने आंचल से उनका मुंह पोंछ रही है। तेज सिंह, आपसे कुछ बातचीत भी हुई? कुमार, नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं यही सोच रहा था कि उसके सामने जाऊं या नहीं। तेज सिंह, कितने दिन से आप यह सोच रहे हैं? कुमार, अभी मुझको इस घाटी में आए 2 घड़ी भी नहीं हुई। तेज सिंह ताज्जुब से, क्या आप अभी इस खो में आए हैं? इतने दिनों तक कहाँ रहे? आपको लश्कर से आए तो कई दिन हुए। इस वक्त आपको यकायक यहाँ देखकर मैंने सोचा कि कुमारी के इश्क में चुपचाप लश्कर से निकलकर इस जगह आ बैठे हैं। कुमार, नहीं, मैं अपनी खुशी से लश्कर से नहीं आया, ना मालूम कौन उठा ले गया था। तेज सिंह ताज्जुब से, है क्या अभी तक आपको यह भी मालूम नहीं हुआ कि लश्कर से आपको कौन उठा ले गया था? कुमार, नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर कुमार ने अपना कुल हाल पूरा पूरा कह सुनाया। जब तक कुमार अपनी कैफियत कहते रहे, तीनों अय्यार अचंभे में भरे सुनते रहे। जब कुमार ने अपनी कथा समाप्त की तब तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, यह क्या मामला है, आप कुछ समझे? ज्योतिषी, कुछ नहीं, बिल्कुल ख्याल में ही नहीं आता कि कुमार कहाँ गए थे और उन्हें ऐसे तमाशे दिखाने वाला कौन था। कुमार, तिलिस्म तोड़ने के वक्त जो ताज्जुब की बात देखी थी उनसे बढ़कर इन 2-3 दिनों में दिखाई पड़ी। देवी सिंह, किसी छोटे दिल के डरपोक आदमी को ऐसा मौका पड़े तो घबराकर जान ही दे दे। ज्योतिषी, इसमें क्या संदेह है? कुमार, और एक ताज्जुब की बात सुनो, शिवदत्त भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तेज सिंह, सो कहाँ? कुमार हाथ का इशारा करके, इस पेड़ के नीचे नजर दौड़ाओ। तेज सिंह, हाँ ठीक तो है, मगर ये क्या मामला है? चलो उससे बात करें, शायद कुछ पता लगे। कुमार, उसके सामने ही कुमारी चंद्रकांता पहाड़ी के ऊपर है, पहले उससे कुछ हाल पूछना चाहिए। मेरा जी तो अजब पेच में पड़ा हुआ है, कोई बात बैठती ही नहीं। वह क्या पूछेगी और मैं क्या जवाब दूंगा? तेज सिंह, आशिकों की यही दशा होती है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी तरफ से बात करूंगा। चारों आदमी शिवदत्त की तरफ चले। पहले उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर छोटे दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला बैठी थी। कुमारी की निगाह दूसरी तरफ थी। चपला ने इन दोनों को देखा, वह उठ खड़ी हुई और आवाज देकर कुमार के राजी खुशी का हाल पूछने लगी, जिसका जवाब खुद कुमार ने देकर कुमारी चंद्रकांता के मिजाज का हाल पूछा। चपला ने कहा, इनकी हालत तो देखने ही से मालूम होती होगी, कहने की जरूरत ही नहीं। कुमारी अभी तक सिर नीचा किए बैठी थी। चपला की बातचीत की आवाज सुनकर चौंक कर उन्होंने सिर उठाया। कुमार को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और आंखों से आंसू बहाने लगी। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने कहा, कुमारी तुम थोड़े दिन और सब्र करो, तिलिस्म टूट गया, थोड़ा बाकी है, कई सबबों से मुझे यहाँ आना पड़ा, अब मैं फिर उसी तिलिस्म की तरफ जाऊंगा। चपला, कुमारी कहती है कि मेरा दिल तो ये कह रहा है कि इन दिनों या तो मेरी मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है या फिर मेरी जगह किसी और ने दखल कर ली। मुद्दत से इस जगह तकलीफ उठा रही हूँ जिसका ख्याल मुझे कभी न था, मगर कई दिनों से यह नया ख्याल जी में पैदा होकर मुझे बेहद सता रहा है। चपला इतना कहकर चुप हो गई। तेज सिंह ने मुस्कुराते हुए कुमार की तरफ देखा और बोले, क्यों, कहो तो भंडा फोड़ दूं? कुमार इसके जवाब में कुछ न कह सके। आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी और हाथ जोड़कर उनकी तरफ देखा। तेज सिंह ने हंसकर कुमार के जुड़े हाथ छुड़ा दिए और उनकी तरफ से खुद चपला को जवाब दिया, कुमारी को समझा दो कि कुमार की तरफ से किसी तरह का अंदेशा ना करे, तुम्हारे इतना ही कहने से कुमार की हालत खराब हो गई। चपला, आप लोग आज यहाँ किस लिए आए हैं?
तेज सिंह महाराज शिवदत्त को देखने आए हैं। वहाँ खबर लगी थी कि ये छूटकर चुनारगढ़ पहुँच गए। चपला, किसी अय्यार ने सूरत बदली होगी। इन दोनों को तो मैं बराबर यहीं देखती रहती हूँ। तेज सिंह, जरा मैं उनसे भी बातचीत कर लूँ। तेज सिंह और चपला की बातचीत महाराज शिवदत्त कान लगाकर सुन रहे थे। अब वे कुमार के पास आए। कुछ कहना चाहते थे कि ऊपर चंद्रकांता और चपला की तरफ देखकर चुप हो गए। तेज सिंह, शिवदत्त, हाँ क्या कहने को थे, कहो, रुक क्यों गए? शिवदत्त, अब न कहूँगा। तेज सिंह, क्यों? शिवदत्त, शायद ना कहने से जान बच जाए। तेज सिंह, अगर कहोगे तो तुम्हें जान से कौन मारेगा? शिवदत्त, जब इतना ही बता दूं तो बाकी क्या रहेगा? तेज सिंह, ना बताओगे तो मैं तुम्हें कब छोड़ूंगा? शिवदत्त, जो चाहो करो, मगर मैं कुछ ना बताऊंगा। इतना सुनते ही तेज सिंह ने कमर से खंजर निकाल लिया। साथ ही चपला ने ऊपर से आवाज दी, नहीं ऐसा मत करना। तेज सिंह ने हाथ रोककर चपला की तरफ देखा। चपला, शिवदत्त के ऊपर खंजर खींचने का क्या सबब है? तेज सिंह, यह कुछ कहने आए थे मगर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो गए। अब पूछता हूँ तो कुछ बताते नहीं, बस कहते हैं कि कुछ बोलूंगा तो जान चली जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या मामला है। एक तो इनके बारे में हम लोग आप ही हैरान थे, दूसरा कुछ कहने के लिए हम लोगों के पास आना और फिर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो जाना और पूछने से जवाब देना कि कहेंगे तो जान चली जाएगी। इन सब बातों से तबीयत और परेशान होती है। चपला, आजकल ये पागल हो गए हैं। मैं देखा करती हूँ कि कभी कभी चिल्लाया और इधर उधर दौड़ा करते हैं। बिल्कुल पागलों की सी हालत पाई जाती है। इनकी बातों का कुछ ख्याल मत करो। शिवदत्त, उल्टे मुझी को पागल बनाती है। तेज सिंह शिवदत्त से, क्या कहा, फिर तो कहो। शिवदत्त, कुछ नहीं, तुम चपला से बातें करो, मैं तो आजकल पागल हो गया हूँ। देवी सिंह, वाह क्या पागल बने हैं। शिवदत्त, चपला का कहना बहुत सही है, मेरे पागल होने में कोई शक नहीं। कुमार, ज्योतिषी जी जरा इन नई गणंत के पागल को देखना। ज्योतिषी जी हंसकर, जब आकाशवाणी हो ही चुकी है कि ये पागल है तो अब क्या बाकी रहा। कुमार, दिल में कई तरह के खटके पैदा होते हैं। तेज सिंह, इसमें जरूर कोई भारी भेद है, ना मालूम वह कब खुलेगा। लाचारी यही है कि हम कुछ कर नहीं सकते। देवी सिंह, हमारी उस्तादिन इस भेद को जानती है मगर उनको अभी इस भेद को खोलना मंजूर नहीं। कुमार, यह बिल्कुल ठीक है। देवी सिंह की बात पर तेज सिंह हंसकर चुप हो रहे। महाराज शिवदत्त भी वहां से उठकर अपने ठिकाने पर जा बैठे। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब हम लोगों को लश्कर में चलना चाहिए। सुनते हैं कि हम लोगों के पीछे महाराज शिवदत्त ने लश्कर पर धावा बोला, जिससे बहुत कुछ खराबी हुई। मालूम नहीं पड़ता कि वह कौन शिवदत्त था, मगर फिर सुनने में आया कि शिवदत्त भी गायब हो गया। अब यहाँ आकर फिर शिवदत्त को देख रहे। कुमार, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सब बातें बहुत ही ताज्जुब की हैं। खैर, तुमने जो कुछ जिसकी जुबानी सुना है साफ साफ कहो। तेज सिंह ने अपने तीनों आदमियों का कुमार की खोज में लश्कर से बाहर निकलना, नौगढ़ राज्य में सुरेंद्र सिंह के दरबार में भेष बदले हुए पहुंचकर 2 जासूसों की जुबानी लश्कर का हाल सुनना, महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह का चुनारगढ़ पर चढ़ाई करना इत्यादि सब हाल कहा, जिसे सुनकर कुमार परेशान हो गए और तुरंत खो से बाहर चलने के लिए तैयार हुए। कुमारी चंद्रकांता से फिर कुछ बातें कर और धीरज दे आंखों से आंसू बहाते कुंवर वीरेंद्र सिंह उस खो से बाहर हुए। शाम हो चुकी थी जब ये चारों खो से बाहर आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा कि हम लोग यहाँ बैठते हैं, तुम नौगढ़ जाकर सरकारी अस्तबल में से एक उम्दा घोड़ा खोद लाओ, जिस पर कुमार को सवार कराकर तिलिस्म की तरफ ले चले, मगर देखो किसी को मालूम ना हो कि देवी सिंह घोड़ा ले गए हैं। देवी सिंह, ठीक है। तेज सिंह, कितनी देर में आओगे? देवी सिंह, यह कोई भारी बात तो है नहीं कि जो देर लगेगी, पहर भर के अंदर आ जाऊंगा। यह कहकर देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। उनके जाने के बाद ये तीनों आदमी घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करने लगे। कुमार, क्यों ज्योतिषी जी, शिवदत्त का भेद कुछ ना खुलेगा? ज्योतिषी, इसमें तो कोई शक नहीं कि वह असल में शिवदत्त ही था, जिसने कैद से छूटकर अपने दीवान के हाथ आपके पास तोहफा बेचकर सुलह के लिए कहलाया था। और विचार से मालूम होता है कि वह भी असली शिवदत्त ही है, जिसे आप इस वक्त खो में छोड़ा है, मगर बीच का हाल कुछ मालूम नहीं होता कि क्या हुआ। कुमार, पिताजी ने चुनारगढ़ पर चढ़ाई की है, देखें इसका क्या नतीजा होता है। हम लोग भी जल्दी वहां पहुंचते तो ठीक होता। ज्योतिषी, कोई हर्ज नहीं, वहां बोलने वाला कौन है? आपने सुना ही है कि शिवदत्त फिर गायब हो गया।
बल्कि उस पुर्जे में से जो उसके पलंग पर मिला। मालूम होता है कि फिर गिरफ्तार हो गया। तेज सिंह: हाँ, चुनारगढ़ को जीतने में कोई शक नहीं है, क्योंकि सामना करने वाला कोई नहीं, मगर उनके अय्यारों का खौफ जरा बना रहता है। कुमार: बद्रीनाथ वगैरह भी गिरफ्तार हो जाते तो बेहतर था। तेज सिंह: अब चलकर जरूर गिरफ्तार करूंगा। इसी तरह की बातें करते करते इनको पहर भर से ज्यादा गुजर गया। देवी सिंह घोड़ा लेकर आ पहुंचे, जिस पर कुमार सवार हो तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। साथ साथ तीनों अय्यार पैदल बातें करते जाने लगे। बयान 14। कुमार के गायब हो जाने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी उनकी खोज में निकले हैं। इस खबर को सुनकर महाराज शिवदत्त के मन में फिर बेईमानी पैदा हुई। एकांत में अपने अय्यारों और दीवानों को बुलाकर उसने कहा, इस वक्त कुमार लश्कर से गायब है और उनके अय्यार भी उन्हें खोजने गए हैं। मौका अच्छा है, मेरे जी में आता है कि चढ़ाई करके कुमार के लश्कर को खत्म कर दूं और उस खजाने को भी लूट लूं जो तिलिस्म से उनको मिला है। इस बात को सुनकर दीवान तथा बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल ने बहुत समझाया कि आपको ऐसा ना करना चाहिए, क्योंकि आप कुमार से सुलह कर चुके हैं। अगर इस लश्कर को आप जीत ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर दुश्मनी पैदा होना ठीक नहीं है, इत्यादि बहुत सी बातें कहकर इन लोगों ने समझाया, मगर शिवदत्त ने एक न मानी। इन्हीं अय्यारों में नाजिम और अहमद भी थे, जो शिवदत्त की राय में शरीक थे और उसे हमला करने के लिए उकसाते थे। आखिर महाराज शिवदत्त ने कुंवर वीरेंद्र सिंह के लश्कर पर हमला किया और खुद मैदान में आप फतेह सिंह सिपाहसलार को मुकाबले के लिए ललकारा। वह भी जवां मरता तुरंत मैदान में निकल आया और पहर भर तक खूब लड़ा, लेकिन आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया। सेनापति के गिरफ्तार होते ही फौज बेदिल होकर भाग गई। सिर्फ खेमा वगैरह महाराज शिवदत्त के हाथ लगा। तिलस्मी खजाना उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि तेज सिंह ने बंदोबस्त करके उसे पहले ही नौगढ़ भिजवा दिया था। हाँ, तिलस्मी किताब उसके कब्जे में जरूर पड़ गई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और बोला, अब इस तिलिस्म को मैं खुद तोड़कर कुमारी चंद्रकांता को उस खो से निकालकर उससे ब्याह करूंगा। फतेह सिंह को कैद कर शिवदत्त ने जलसा किया। नाच की महफिल से उठकर खास दीवान खाने में आकर पलंग पर सो रहा। उसी रोज वह पलंग पर से गायब हुआ। मालूम नहीं कौन कहाँ ले गया। सिर्फ वह पुर्जा पलंग पर मिला, जिसका हाल ऊपर लिख चुके हैं। उसके गायब होने पर फतेह सिंह सिपाहसलार भी कैद से छूट गया। उसकी आंख सुनसान जंगल में खुली। यह कुछ मालूम न हुआ कि उसको कैद से किसने छुड़ाया, बल्कि उसके उन जख्मों पर जो शिवदत्त के हाथ से लगे थे पट्टी भी बांधी गई थी, जिससे बहुत आराम और फायदा मालूम होता था। फतेह सिंह फिर तिलिस्म के पास आए, जहां उनके लश्कर के कई आदमी मिले, बल्कि धीरे धीरे वह सब फौज इकट्ठी हो गई जो भाग गई थी। इसके बाद ही यह खबर लगी कि महाराज शिवदत्त को भी कोई गिरफ्तार कर ले गया। अकेले फतेह सिंह ने सिर्फ थोड़े से बहादुरों पर भरोसा कर चुनारगढ़ पर चढ़ाई कर दी। दो कोस गया होगा कि लश्कर लिए हुए महाराज जयसिंह के पहुंचने की खबर मिली। चुनारगढ़ का जाना छोड़ जयसिंह के इस्तकबाल अगवानी को गया और उनका भी इरादा अपने ही साथ सुन उनके साथ चुनारगढ़ की तरफ बढ़ा। जयसिंह की फौज ने पहुंचकर चुनारगढ़ का किला घेर लिया। शिवदत्त की फौज ने किले के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। फसीलों पर तोपें चढ़ा दी गईं और कुछ रसद का सामान कर फसीलों और बुर्जों पर लड़ाई करने लगे। आज की कथा यहीं तक। अगले अंक में सुनेंगे कि कुंवर वीरेंद्र सिंह ने चंद्रकांता को तिलिस्म से छुड़ाने के लिए क्या किया।